नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के इतिहास का 18वां क्लास है और हम देख रहे हैं कक्षा 8 के इतिहास को, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास पर बेस्ड है। और आज हम देखेंगे इन 4 चैप्टरों के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले आपका अध्याय 3 है और वह है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जिससे कि कुल आपके 6 प्रश्न हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि 18वीं सदी के द्वितीयार्ध में बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि इस कालखंड में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। और दूसरा कह रहा है कि इस कालखंड में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान कंपनी ने राजस्व आय के लिए अस्थायी बंदोबस्त नामक एक व्यवस्था लागू करी थी। तो ये आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि केवल पहला सही है। अब जानते हैं कि दूसरा वाला क्यों गलत है। तो बेसिक तौर पे हम दोनों को देखते हैं कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों की नीतियों से बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही थी और इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और इसमें बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जो कि बंगाल की आबादी का लगभग 1/3 था। तो जैसा कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरे के बारे में अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था में अपना राजस्व तय करने के लिए ही साल 1793 में कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, न कि वारेन हेस्टिंग्स था ना, कॉर्नवालिस था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि इसके अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता देकर उन्हें किसानों से लगान वसूलने का काम दिया गया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत किसान से तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसान का अधिकार सुरक्षित रखा गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। तो आपका पहला ए वाला ऑप्शन सही होता है कि 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि बेसिक तौर पे इस व्यवस्था में जमींदारों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि मतलब कि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसे इजाफा नहीं किया जाएगा, परंतु शर्त केवल जमींदारों से थी, न कि किसानों से ली गई थी। अब यहाँ पे जमींदार क्या करते थे कि किसानों का बेसिक तौर पे राजस्व कभी भी बढ़ा सकते थे और बेसिक तौर पे ज़मीन का अधिकार किसानों से बेसिक सुरक्षित नहीं था। कभी भी जमींदार क्या करते थे कि किसानों की भूमि को छीन लेते थे। इस प्रकार से आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फिर से मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने जो शर्त रखा था तीसरा वाला, वो केवल जमींदारों से रखा था और जमींदारों ने इस शर्त को किसानों को नहीं बताया था। ठीक है, किसानों को नहीं बताया था कि राजस्व कभी नहीं बढ़ाया जाएगी। तो इस तरह से जमींदार क्या करते थे कि बार बार किसानों का राजस्व बढ़ाते थे और उनके ज़मीन को भी अगर वह कर्ज नहीं चुका पाते थे तो जमींदार किसान की ज़मीन को भी क्या कर लेते थे, छीन लेते थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि यह जो व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार करी थी। तो पहला जो कह रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार करी थी, तो यह बिल्कुल आपका गलत है, सही नहीं है। और दूसरा कह रहा है आपका कि इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल थी, जिसका अर्थ गांव या गांव का समूह हुआ करता था। तो यह बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा जो आपका कह रहा है वह कह रहा है कि इसमें निर्धारित राजस्व अस्थायी रूप से तय नहीं था। तो यह भी आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्र करने का उत्तरदायित्व जमींदारों को सौंप दिया गया था। तो ये आपका गलत है, क्योंकि महालों को सौंपा गया था। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पहला और चौथा सही नहीं है और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला और बाकी 2 सही है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए बेसिक तौर पर हॉल्ट मैकेंजी नामक एक व्यक्ति था। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था शुरू करी और उसका नाम क्या रखा, महालवाड़ी प्रथा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट गलत था। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया है और तैयार किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने।
आगे की बात करें तो इसमें माहल को राजस्व की इकाई तय किया कर दिया गया था, जिसका अर्थ था गांव या गांव का समूह। और इसमें गांव को एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव समूह से वसूल होने वाला राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इसमें राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसको समय समय पर संशोधन करने की गुंजाइश रखी गई थी। तो इस प्रकार से आप दूसरा और तीसरा देख सकते हैं कि सही है। चौथा क्यों गलत है, तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय, ठीक है, गांव के मुखिया को ही, जिसको हम लोग महाल कहते थे, गांव की मुखिया या महाल कह सकते हो, मुखिया को ही दिया गया था, न कि जमींदारों को। तो इस प्रकार से चौथा वाला भी आपका गलत था। अगला जो क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण में परंपरागत जमींदारों के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त तय करना, मतलब कि बंदोबस्त करना तय किया गया था, यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। जानते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लागू की गई थी, और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी के द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों पर इसे आजमा कर देखा था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, और मुनरो मतलब इसीलिए बेसिक तौर पे इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुनरो व्यवस्था भी कही जाती है, और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनकी तरफ यह मतलब कि उनके बेसिक तौर पर तर्क यह था कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, यानी कि रैयत लेना चाहिए, न कि जमींदारों से। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी, जिसे यूरोप में बहुत मांग थी। तो बिल्कुल सही है कि नील एक मुख्य फसलों में से एक थी अंग्रेजों के लिए, और इसका बेसिक तौर पर यूरोप में काफ़ी अधिक मांग था। दूसरा कह रहा है आपका कि नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, एक था निज और दूसरा था रैयती, यह भी आपका सही है। और तीसरा है कि नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और आपका सही ऑप्शन होता है डी। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि अंग्रेज भारत में अपनी ज़रूरत के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की खेती करा रहे थे, जिसमें बेसिक तौर पे नील और अफीम की खेती मुख्य रूप से शामिल थी। नील एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाली फसल थी। अन्य फसलों की अगर बात करें तो जैसे लोग बंगाल में क्या करते थे, पटसन का उत्पादन करते थे, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, और मद्रास में चावल के लोग मुख्य रूप से उत्पादन करवाते थे। यूरोप के ओट नामक पौधे की तुलना नील के पौधे से मतलब की जाती थी, और नील जो था वह ओट नामक पौधे से बेहतर रंग देता था, जिस कारण से भारतीय नील की यूरोप में बहुत अधिक मांग थी। भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों के द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे से लेकर बेसिक तौर पे अन्य ब्रिटिश के कलाकारों द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न फूलों के छापों में नील का प्रयोग होता था। नील की खेती के 2 प्रमुख तरीके थे, एक था निज और दूसरा था रैयती। अगर बात करें निज की, तो निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक या तो खुद अपने ज़मीन में या ज़मीन खरीद कर या भाड़े पर लेकर मजदूरों द्वारा खेती कराते थे, और रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक गाँव के मुखिया या रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे, और अनुबंध पर दस्तखत करना होता था, और उसे नील उगाने के लिए बेसिक तौर पे नील उगाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। कर्जा लेने वाले में से कम 25% ज़मीन पर नील उगाना होता था, और बागान मालिक बीज और उपकरण देते थे, जबकि बुआई का देखभाल काश्तकार करता था। और नील के साथ साथ यह परेशानी थी कि उनकी जड़ें बहुत अधिक गहरी होती थी, और वह मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी, इसलिए नील की कटाई के बाद वहाँ पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो इस प्रकार से आप तीनों के तीनों ऑप्शन सही होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में बागान मालिक तथा नील की खेती करने वाले रैयत के मध्य टकरावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो पहला कह रहा है कि बंगाल के किसान ने नील की खेती से इनकार कर नील विद्रोह की शुरुआत की, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग बना, जिसने बागान मालिकों को निर्दोष बताया। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत होता है। क्यों गलत है आगे देखते हैं। और तीसरा कह रहा है कि चंपारण में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। तो
तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, कि पहला और दूसरा तीसरा तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। अब जानते हैं क्यों गलत है। तो आपने पता है कि 1859 में 1859 में नील रैयतों को लगान मतलब कि लगान बगा मतलब लगाकर बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें अस्थायी जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिला था। अतः मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों ने नील की खेती से करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार से बेसिक तौर पे क्या हुआ, नील विद्रोह की शुरुआत हुई। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो 1859 में। आगे कहते हैं कि विद्रोह के व्यापक होने पर नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बनाया गया जिसमें बगान मालिकों को दोषी पाया गया। तो यहाँ पे निर्दोष लिखा गया है, जबकि इन्होंने क्या पाया गया था, दोषी पाया गया था। और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयत के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। और आगे कह रहा है कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और साल 1970 यानी कि 1917 में महात्मा गांधी ने इस दौरे के बाद नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे जैसा कि सभी ने आपको पता है। अगला जो चैप्टर है अध्याय 4 है और यह है आदिवासी, दीकू और स्वर्ण युग की कल्पना से, और इसमें कुल आपके 5 प्रश्न है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, और इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो कह रहा है कि इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपर हिस्सों को काटकर वहाँ की घास और झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टी में रहते थे, तो यह भी सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अगला जो है आपका मैचअप करने वाला है। तो मैचअप यहाँ पे है कि जनजातियों का समूह दिया गया है और उनकी विशेषता दिया गया है। तो गोंड और संथाल की विशेषता क्या है, तो ये एक जगह ठहर कर खेती करने वाले थे। और दूसरा है खोड और बैगा की, तो यह शिकारी और संग्राहक थे। और तीसरा है गद्दी और लबाडिया की, तो यह एक पशुपालक जनजाति थे। और भील और नागा की बात करें तो ये लोग झूम खेती करने वाले जनजातियां थे। तो इस प्रकार से आपका सही ये आपका मैचअप है। अब बात करते हैं वर्तमान समय के उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड और डोगरिया एवं मध्य भारत के बैगा जो हैं वह शिकारी संग्राहक जनजाति हैं। ब्रिटिश काल में स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े में चमड़े की रंगाई के लिए बेसिक तौर पे कुसुम और पलाश के पत्तों की ज़रूरत होती थी, तो वह इन्हीं संग्राहक जनजातियों को कहते थे। बात करते हैं गोंड की, तो गोंड जो है वह मध्य प्रदेश और संथाल जो है झारखंड जैसे अनेक जनजातीय एक जगह ठहर कर खेती करती थी। बहुत सारे समुदायों में मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। ब्रिटिश अफसरों को एक जगह ठहर कर खेती करने वाली ऐसी जनजातियां शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाली जनजातियों से अधिक सभ्य लगती थी। अब बात करते हैं पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदिवासी समुदाय गाय भैंसों के झुंड पालते थे। कुल्लू यानी कि हिमाचल प्रदेश की गद्दी समुदाय के लोग गडेरिए थे और कश्मीर के बकरवाल जो थे वह बकरियों को पालते थे। बात करते हैं भील, जो कि गुजरात व अन्य कई सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और नागा जो है मूलतः नागालैंड में पाए जाते हैं। जैसे कई जनजातियां घुमंतू कृषि किया करती थी और इन्हें अस्थायी रूप से बसने के लिए अंग्रेजों ने जमीन को माप कर प्रत्येक को व्यक्तिगत हिस्सा लगाया और उसका लगान भी तय किया। और उन्होंने कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार भी घोषित किया। तो ये इनकी बेसिक तौर पे हिस्ट्री रहा। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल के आदिवासी मुखिया तथा उनके परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अब यहाँ पे पहला कह रहा है कि आदिवासी, बेसिक तौर पे यहाँ पे जो कह रहा है कि आदिवासी जो थे मुखियाओं का, तो आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था तथा उन्हें नजराना देना पड़ता था, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं प्रबंधन स्तर के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। तो तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला सही होता है कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदी, नए कर और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए।
ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से मतलब कि क्रम क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो विद्रोह का जो सही क्रम है कि सबसे पहले होता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था 1831 टू 32 के बीच में कोल विद्रोह होता है। और उसके बाद बात करते हैं संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह होता है 1855 में संथाल विद्रोह होता है। और उसके बाद 1910 में, ठीक है, 1910 में बस्तर का विद्रोह होता है। और उसके बाद 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह होता है, ठीक है, वर्ली विद्रोह। और 1906 में सोरंग या संगमा द्वारा असम क्षेत्र में 1930 के दशक में बेसिक तौर पे वन सत्याग्रह शुरू होता है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे आपका जो सही मेल है वह आपका बी वाला है कि कोल विद्रोह 1831-32 में होता है। उसके बाद संताल विद्रोह 1855 में होता है, बस्तर विद्रोह 1910 में होता है और 1940 में जो आपका होता है वर्ली विद्रोह होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं से उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से कोई परेशानी नहीं थी, ये गलत है, क्योंकि बेसिक तौर पे बिरसा से अंग्रेजों को बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए उनको मरवाने का प्रयास भी किया गया और अंत में मारा भी गया, गिरफ्तार भी किया गया। आगे आपका कि सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। और आपका तीसरा गलत है, क्योंकि बेसिक तौर पे अंग्रेजों को उनसे परेशानी थी, क्योंकि अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए बेसिक तौर पर अंग्रेजों को उनसे परेशानी थी। तो दोस्तों ये था। अब आप देखेंगे अध्याय 5 जो कि जब जनता बगावत करते इससे संबंधित है, और जिसमें कुल आपके 5 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इनको। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि कंपनी द्वारा मुगल बादशाह और उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि 19वीं सदी के प्रथमार्ध में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की जो है आखिरी मुगल बादशाह होंगे, जो कि आपका गलत है। क्यों गलत है आगे हम देखेंगे। और 19वीं सदी के द्वितीयार्ध में जो गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बादशाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकाल कर कहीं और बसाया जाएगा। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका गलत होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी, न ए सही है न भी दूसरा सही है। अब जानते हैं कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। इसी के तहत कंपनी के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगलों के बादशाह के नाम हटा दिए गए। और 19वीं सदी के प्रथमार्ध में यानी कि 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली से कहीं और बसाया जाएगा। तो यह घोषणा प्रथमार्ध में किया गया था, ठीक है। और अगला है आपका कि 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने बेसिक तौर पे यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों की ही मान्यता दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपने इसका एक्सप्लेन देखा। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 यानी कि 1857 के विद्रोह के कारण के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, मतलब कि 1800 विद्रोह के कारण संबंधित है। तो पहला कह रहा है कि गांव में किसानों और जमींदार बहुत अधिक लगान एवं कर वसूली कर सख्त तरीके से परेशान किया करते थे, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कई नए नियम सिपाहियों के धार्मिक भावनाओं के ठेस को पहुंचा रहे थे, यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि भारतीय समाज सुधारकों के अंग्रेजों के प्रयासों से भारतीय जनता रुष्ट थी, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि डी वाला ऑप्शन आपका सही है कि पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। इनके बारे में अगर जाने तो 1857 आते आते मुगल बादशाह बेसिक तौर पे नवाब, जमींदार, किसान और सिपाही सभी अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे। इसमें किसान और जमींदार भारी भरकम लगान कर वसूल के सख्त तौर तरीकों से भी परेशान थे। बहुत सारे किसान महाजनों के कर्जों में डूब चुके थे, तो बहुत सारे जमींदारों की भी ज़मीनें छीन ली गई थी। कंपनी के कई सारे नियमों से सिपाहियों में असंतोष बढ़ रहा था। ये नियम उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। उदाहरण के लिए उस समय बहुत से लोग बेसिक तौर पे सिपाहियों को लगता था कि समुद्र की यात्रा करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, फिर भी कंपनी ने उन्हें लड़ने के लिए समुद्र से बाहर भेजा।
कुछ वर्षों बाद मुंह से खींचने वाले कारतूस और जिसमें बेसिक तौर पे गाय और सुअर की चर्बी लगा करती थी, तो इससे भी बेसिक तौर पे सिपाहियों को समस्या थी। आगे की अगर बात करें तो अंग्रेजों ने भारतीय समाज को सुधारने के क्रम में सती प्रथा को रोकने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए, ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दी। ऐसे प्रयासों से बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, जिससे वे अंग्रेजों से रुष्ट हो गए थे। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब की गई? तो आप सभी ने पता है कि इसकी शुरुआत हुई थी मई 1857 में। तो जानते हैं इनके बारे में कि 29 मार्च साल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और अप्रैल 1857 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजियों के अभ्यास से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इसके लिए 9 मई को 85 सैनिकों को 10-10 साल की सजा दे दी गई। बात करते हैं 10 मई, तो 10 मई को मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों ने मेरठ की जेल में धावा बोलकर वहां से सिपाहियों को आज़ाद कराया और 10 मई की रात को ही कुछ सैनिकों की टोली ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया और उसके बाद 11 मई की सुबह से ये विद्रोह शुरू हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि 1857 के विद्रोह के अलग अलग क्षेत्रों में उनके नेतृत्व को जो संभाला, उनके नेतृत्व के युग्मों को पहचानिए और कह रहा है कौन सा सही है। तो यहाँ पर हम पहले की बात करते हैं कि विजरिस कद्र जो थे ये लखनऊ, तो आपका कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो विजरिस कद्र लखनऊ जो कि आपका सही है। एक्सप्लेन देखते हैं कैसे। दूसरा है आपका कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि रानी अवंतीबाई लोधी कानपुर, ये गलत है क्योंकि यहाँ से नाना साहब थे। और चौथा है कुंवर सिंह मांडला मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। और पांचवा है मौलाना अब्दुल साहब फैजाबाद, तो ये भी आपका सही है। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 5 सही है। इस प्रकार से सही आपसे होता है सी। अब यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ा और खुद को पेशवा घोषित किया तथा बहादुर शाह के तरफ से गवर्नर भी घोषित किया। तो कानपुर से कौन से? तो आपका मतलब कि आपका नाना साहब थे। आगे बात करते हैं कि लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विजरिस कद्र ने नवाब घोषित कर दिया गया था और उसकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो याद रखिए कि विजरिस कद्र भी थे, तो आप लोग कंफ्यूज मत हुए क्योंकि हजरत महल के वो क्या थे? बेटे थे। झांसी की रानी जो थी वो सही है आपका कि कहाँ से थी? झांसी से थी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र की राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, ठीक है। तो अवंतीबाई लोधी कहाँ से थी? तो मांडला से थी। और यहाँ पर तो इस कारण से आपका ये वाला गलत होता है क्योंकि यहाँ पे कानपुर दिया है, जबकि ये कहाँ से थी? मांडला से थी, ठीक है। और आगे की अगर बात करें तो फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह के नेतृत्व में कमान संभाली, तो यहाँ पे आपका फैजाबाद वाला भी आपका सही होता है। और कुंवर सिंह की अगर बात करें तो कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो कुंवर सिंह बिहार से थे, ठीक है। तो ये जो 2 गलत हैं आपको मैंने यहाँ पे सही मैचअप कराया, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर कह रहा है आपका कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है आपका कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया, ये भी सही है क्योंकि अब यह वायसराय कहलाने लगा था। तीसरा है आपका कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात और उनके वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि अनुपात मतलब कि भारतीय सेनाओं का अनुपात कम करने और उनके वेतन को यथास्थिति बनाया गया, न कि बढ़ाया गया। और चौथा कह रहा है कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीसरा वाला सही नहीं है क्योंकि भारतीय सेनाओं के सिपाहियों का जो अनुपात था उनको बेसिक तौर पे कम किया गया और बेसिक तौर पे वेतन जो था वो कम किया गया, तो दोनों के दोनों आपके कम किए गए। इस प्रकार से आपका जो है तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। अब अगला है आपका अध्याय 6 है जो कि उपनिषद और शहर से, और इससे कुल आपके 6 प्रश्न हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वह मैचअप कराने वाला, यहाँ पे सूची दिया गया है नाम और दूसरा उसकी विशेषता दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दरगाह किसे कहते हैं? तो सूफी संतों के मकबरा को हम लोग दरगाह कहते हैं।
उसके बाद कह रहा है कि खानकाह किसे कहते हैं, तो खानकाह की अगर बात करें तो यात्रियों के लिए जो विश्राम घर बनाए जाते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था। तीसरा कह रहा है ईदगाह, तो ईदगाह बेसिक तौर पे मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जो हुआ करता था उसे ईदगाह कहा जाता है। और चौथा कह रहा है कि कुल दे शेख, तो एक ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है उसे कुल दे शेख कहते हैं। तो ये आपका डी हो जाता है, तो ये आपका सही मैचअप है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो पहला जो कह रहा है कि अमीर, तो कुलीन वर्गों के व्यक्तियों को अमीर कहा जाता था, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है गुल फरोसान, तो फूलों के त्यौहार को गुल फरोसान कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और अगला है पुनर्जागरण, तो कला और ज्ञान के पुनर्जन्म को हम लोग क्या कहें, पुनर्जागरण कहें, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी कि 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों आपके सही हैं। अगला एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पहला जो कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन में भारत के शहरों का विशहरीकरण हुआ, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि दिल्ली कॉलेज की स्थापना की शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ये भी आपका सही है। और तीसरा जो कह रहा है वो कह रहा है कि अंग्रेजों ने मराठाओं को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल किया था, तो ये भी आपका सही होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका शुरुआती सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। और इसी संस्थान ने दिल्ली में वज्जियान और मानस्तर और के क्षेत्र में नए युग की स्थापना की शुरुआत की थी। और 1803 में अंग्रेजों ने मराठाओं को हराकर दिल्ली पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। और यहाँ पर आपका सही है कि 18वीं सदी के आखिरी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसियों शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ता गया। और उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर भी कमज़ोर पड़ने लगे थे, तो जिसके कारण बेसिक तौर पे यहाँ पे 3 ही प्रेसिडेंसियों का महत्व था और अन्य जो बड़े बड़े शहर थे उनका बेसिक तौर पे विशहरीकरण हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि आपका राजधानी दिल्ली के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि यह शहर 1000 साल से भी अधिक समय तक राजधानी रह चुका है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि दिल्ली 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, यह भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र में अलग अलग समय पर बसी अनेक राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी, तो यह भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। बात करते हैं दिल्ली 1000 साल से अधिक समय तक की राजधानी रह चुकी है। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील में फैला यह क्षेत्र कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग, मतलब 14 राज्यों के अलग अलग समय पर राजधानियां बनाई गई। इनमें से 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहरों में सबसे महत्वपूर्ण था। इन सभी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी, जिसका नाम शाहजहानाबाद था। और इसकी स्थापना जो की गई थी शाहजहां के द्वारा साल 1639 में की गई थी। और विशहरीकरण के काल में ऐतिहासिक शहर 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की क्या कर दी गई, राजधानी बना दी गई। अगला जो क्वेश्चन है कि अंग्रेज जो थे 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे और इस प्रक्रिया में उठाए गए कदमों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि अंग्रेजों ने यहाँ के अनेक मस्जिदों और मंदिरों को या तो नष्ट कर दिया या अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया, जो कि गलत है। दूसरा कह रहा है कि जामा मस्जिद में 5 सालों तक नमाज की इजाज़त नहीं मिली थी, यह बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा जो कह रहा है कि उन्होंने इसके लिए दिल्ली में बहुत सारे शानदार आयोजन किए, तो ये भी आपका सही है। तो आपका जो पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला कथन सही नहीं है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने दिल्ली में मुगल अतीत को समाप्त करने के लिए बेसिक तौर पे इनके किले के इर्द गिर्द के इलाके को साफ कर दिया, वहाँ अनेक बाग, मैदान और मस्जिद नष्ट कर दी, परंतु बेसिक तौर पे कर्म में उन्हें मंदिरों को नहीं तोड़ा था। तो मस्जिदों को उन्होंने तोड़ा था, लेकिन बेसिक तौर पे मंदिरों को उन्होंने नहीं तोड़ा था। इस प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अंतिम जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है आपका कि अंग्रेजों की नई राजधानी के तौर पर दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर नामक 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और इमारतों की डिजाइन करने का जिम्मा सौंपा गया था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दिल्ली के वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई दिल्ली
क्लासिक यूनानी यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की झलक मिलती है, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 के इतिहास का, ठीक है, दूसरा क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।